हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो अनदर डे, अनदर फंड ऑफ द डे हम डिस्कस करने यहाँ पर आ गए हैं। जो भी मुझे पहली बार दिख रहे हैं, माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। ऑल्सो हम यहाँ पर एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हर दिन सुबह 7 बजे मैं आपको एक ऐसा फंडा बताती हूँ जो आपके पूरे सिलेबस में से चुन चुन के वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए देखे हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी रिविजन करे बिना नहीं जाना है। स्टार्टिंग से अगर आप इनको एक नोटबुक में लिखते जाएंगे तो एंड तक आपके पास 50 ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे जो कि आपको गारंटी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2024 में आपको मिलने ही वाला है। एक और टॉपिक जो कि आपके 4 नंबर और गारंटी करने वाला है वो है चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से, और टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मेरे साथ 10 ऐसे टॉपिक आपने डिस्कस किए थे, लास्ट हम ईटीएस पे थे। उसके बाद अपने 6 वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स आनंद सर के साथ डिटेल में देखे। सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ये उसी लिस्ट में से है जो मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताई थी। कुछ भी इधर उधर नहीं है, हर किसी टॉपिक से गारंटी क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में देख लीजिए, आपको खुद भी मिल जाएंगे। और मेरे साथ आप यहाँ पर पीवाईक्यू डिस्कस भी करते हो। तो 6 उन टॉपिक्स के बाद आज हम करने वाले हैं फंडा नंबर 17। आज हम करने वाले हैं फंडा नंबर 17। तो तैयार हो सब लोग? कॉपी खोलो, नोटबुक खोलो जिसके अंदर आप इस टॉपिक के बारे में लिखने वाले हो। आप चाहो तो एनसीईआरटी में भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज ये चैप्टर तो वैसे भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, पर हम इसको अभी डिस्कस कर लेंगे, डिटेल में देख लेंगे और यहीं याद कर लेंगे। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे ये सीरीज मेरे साथ यहाँ पर फॉलो करते हैं बेटा, कल यानी कि मंडे से हम सुबह 7 बजे इस चैनल पर नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे फंडा बॉक्स चैनल पर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस चैनल से रिलेटेड जो टेलीग्राम चैनल है, इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो सारे पीडीएफ्स भी वहां पर होंगे। कल से हम सुबह इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो सब लोग मुझे वहां पर मिलना चाहिए। वैसे भी फंड ऑफ द डे तो फंडा बॉक्स में डिस्कस होना चाहिए, तो कल मिलेंगे हम लोग और बाकी के फंड ऑफ द डे हम वहां पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो 3 सब टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको दवा दारू के बारे में बताया, यानी एंटीबायोटिक्स और एल्कोहल फॉर्मेशन के बारे में बताया, और उसके सिवा कुछ और सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस है, एंजाइम्स है, एसिड्स है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले एंटीबायोटिक्स और अल्कोहल के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहा है। स्टार्ट होता है ये चैप्टर माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से, कि घर पे ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से प्रोडक्ट आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर आप चैप्टर देखेंगे, एनसीईआरटी आपके सामने है, तो सबसे पहली चीज आपको बताई जाती है घरेलू प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें आप डोसा इडली भी देख रहे हो, ब्रेड भी बना रहे हो, है ना, चीज भी बना रहे हो, फिर टोडी की भी बात की है, दही की भी बात की है, ऐसे प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक शुरू होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हम उन्हीं माइक्रोब्स का यूज कर कर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल, ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूएबल है, पर हम घर पे छोटे से भगोने में, छोटे से यूटेंसिल में नहीं बना रहे, हम थोड़े हाई लेवल का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्रेट नंबर में, ग्रेट अमाउंट में बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं माइक्रोब्स का यूज करके जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाने वाले हैं। तो हमें माइक्रोब्स छोटे छोटे कंटेनर्स में काम नहीं चलेगा, हमें लार्ज वेसल्स चाहिए जिसमें हम हमारे माइक्रोब्स को ग्रो कर सके और इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सके। ऐसे लार्ज वेसल्स को क्या कहा जाता है? फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटर्स के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर स्पेसिफिकली बॉक्स के अंदर क्यों लिख कर लाई हूँ, क्योंकि एक होता है बेटा फर्मेंटर्स जिसके अंदर आपको ये ओ वर्ड दिख रहा होगा, और एक होते हैं फर्मेंटर्स जहां पर आपको ई वर्ड दिख रहा होगा। तो बोलते हम सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर स्पेलिंग की थोड़ा सा जो है हेरा फेरी है। एक में आपको ओ दिख रहा होगा, एक में आपको ई दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। और जहां आप गलती कर सकते हो उस गलती से आपको बचाने के लिए हम लोग हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। उन बड़े बड़े वेसल्स को जिसके अंदर आप एंटीबायोटिक्स बनवाओगे, जिसके अंदर आप एल्कोहल फॉर्मेशन करवाओगे, कोई केमिकल बनवाओगे, उन वेसल्स को फर्मेंटर्स कहा जाता है बेटा। उन वेसल्स के अंदर रहने वाले माइक्रोब, उन वेसल्स के अंदर रहने वाले माइक्रोब्स जो एक्चुअली फर्मेंटेशन कर कर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो माइक्रोब्स जो फर्मेंटेशन करते हैं, उन माइक्रोब्स को फर्मेंटर्स कहा जाता है। जैसे अगर मैं अल्कोहल बनाने की बात करूं तो अल्कोहल भी फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, है ना, उनसे फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम ये बात पढ़ते हैं, फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो माइक्रो फर्मेंटेशन करते हैं उन्हें आप फर्मेंटर्स कहते हैं, ई वाला। और जो बड़े बड़े वेसल्स हैं उन्हें आप फर्मेंटोर्स कहते हैं। वैसे तो फर्मेंटर्स ही कहते हैं, पर स्पेलिंग का डिफरेंस जरूर से याद रखें, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में तीन मेजर चीजें आने वाली हैं जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिसके अंदर हम अल्कोहल की बात करें, फिर एंटीबायोटिक्स आता है, और फिर तीसरा एक एलिमेंट हमारे पास आता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट केमिकल्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देखेंगे और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स देखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो यही है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल आता है। पर हम तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे लिए पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में, यानी अल्कोहल पर। कौन सा माइक्रोब बनाएगा? सबसे पहली चीज हम जानते हैं ईस्ट, है ना। ईस्ट, ईस्ट क्या नाम होगा? सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, ठीक है। क्योंकि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो मैं इनको सेपरेटली अंडरलाइन करूंगी। एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट का नेम आपको दिखाई दे रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरे साथ पढ़ा है उनको याद होगा, या भी अपने रीसेंट में सर के साथ इसी 10 डेज चैलेंज में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो उन्हें ईस्ट के बारे में जरूर पता होगा कि ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर है। ये एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर है ना। इसको, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ये एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम पढ़ते हैं कि ईस्ट से ब्रेड बनती है, तो इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये सेम ईस्ट हमें अल्कोहल बनाकर दे रही है, इसलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। तो ईस्ट के दो नाम है जहां से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। हम इससे ब्रेड बनाते हैं तो इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर हम इससे अल्कोहल बना रहे हैं तो इसीलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। इन दोनों चीजों से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों चीजें बता दी। दोनों ही नाम ईस्ट के हैं, याद रखना। यूनिसेल्युलर फंगस है और एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। कई बार क्वेश्चन इस एस्कोमाइसिटिस के नाम से आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन यूनिसेल्युलर के नाम से आ जाता है। ये वो चीजें हैं ना, वो एरिया जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इन सारी चीजों को हाईलाइट करूँ। तो कौन सा माइक्रोब है? ईस्ट। बनाना क्या है? अल्कोहल। करना क्या है? फर्मेंटेशन। कोई तो सबस्ट्रेट देना पड़ेगा। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट याद करो, ग्लूकोज से बनता था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड एनएरोबिक कंडीशन में अल्कोहल बना देता था। पहले अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, और फिर पहले आपके पास पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और फिर आपके पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इस मेथड से CO2 भी रिलीज होती थी और अल्कोहल भी बनता था। जिनको याद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स उनको तो ये पूरा प्रोसेस याद होगा। जिनको नहीं याद, बस इतना याद रखना कि आप सबस्ट्रेट के नाम पर शुगर देते हैं। अलग अलग तरीके के सबस्ट्रेट होते हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आता है? माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। मैं यहां पर लिख देती हूँ, माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। लेकिन इस चीज में तो आप सब बहुत माहिर है, आपको पता है पोटैटो से भी अल्कोहल बन रही है ना। बहुत सारे सबस्ट्रेट यूज हो सकते हैं। आपको कोई शुगर की फॉर्म देनी है जिस पर काम करेगा एंजाइम। किसका एंजाइम है? ईस्ट का एंजाइम है। आपको रख देना उसको, उसमें ईस्ट डाल देना, बाकी काम सारा ईस्ट करेगा। ईस्ट अपने आप फर्मेंटेशन करेगा, CO2 भी बनाएगा, अल्कोहल भी बनाएगा, आपको अल्कोहल बना के देगा। और डिपेंड करेगा, एनसीईआरटी लिखती है, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो, उस तरीके से फ्लेवर, उस तरीके से जो वेराइटी है वो आपको अल्कोहल की मिलेगी, ठीक है। सही बात है। सबस्ट्रेट से क्वेश्चन आया नहीं है, माइक्रोब के नेम से क्वेश्चन आया, वो बात हमें याद रखनी है। बेकर ईस्ट, ब्रूअर ईस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, वो बात हमको याद रखनी है। फिर एक चीज आती है टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही टॉपिक है, बट मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि जितना रिलेट करो उतना बढ़िया होता है। तो वहां पर प्लांट फिजियोलॉजी में बताया है कि जब जब ये ईस्ट अल्कोहल बनाती है, ये 13% अल्कोहल खुद से बना सकती है। इससे ज्यादा होते ही, जैसे ही अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अगर वो 13% से ज्यादा होता है तो ये खुद ईस्ट के लिए ही टॉक्सिक हो जाता है, ईस्ट की डेथ होने लग जाती है। तो जब बेचारा खुद ईस्ट इससे ऊपर अल्कोहल बना ही नहीं सकता, तो क्या अल्कोहल फॉर्मेशन बाय ईस्ट कभी भी 13% से ज्यादा होगा? नहीं होगा। 13% ही हो सकता है। लेकिन आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि अलग अलग तरीके की अल्कोहल होती है जिसमें अल्कोहलिक परसेंटेज, अलग अलग तरीके की बेवरेजेस होती हैं जिनमें अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन, अल्कोहलिक परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। अगर आप रम की बात करो, जिन की बात करो, 40 to 50% तक का अल्कोहल कंसेंट्रेशन होता है। तो वो कहाँ से आता है? अगर हम कह रहे हैं ईस्ट अल्कोहल बनाता है, और ईस्ट तो सिर्फ 13% ही बना सकता है, तो बाकी का जो हाई अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन वाले बेवरेजेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? तब हमें बताया जाता है कि दो तरीके होते हैं। कुछ बेवरेजेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ फर्मेंटेशन से ईस्ट ने बना कर दी,
सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्मेंटेशन हुआ और हमें किसने बनाकर दी है, ईस्ट ने बनाकर दी है। तो डेफिनेटली ये वो वाली बेवरेजेस होंगी जिनमें एल्कोहलिक कंसेंट्रेशन लेस देन 13% होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। कुछ ऐसी बेवरेजेस होती हैं जिनमें एल्कोहलिक कंसेंट्रेशन हमेशा 13% से कम रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन से बनती है और ईस्ट उनको बनाता है। इनमें आपको दो एग्जाम्पल याद रखने, एक आपके पास होती है बियर, दूसरी आपके पास होती है वाइन। इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और मुझे पता है ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। लेकिन बाकी सारी बेवरेजेस जिनमें एल्कोहलिक कंसेंट्रेशन ज्यादा है, आप वोडका ले लो, जिन ले लो, विस्की ले लो, रम ले लो, वहां पर सिर्फ फर्मेंटेशन से काम नहीं चलता। वहां पर फर्मेंटेशन के बाद हम लोग डिस्टिलेशन करवाते हैं। डिस्टिलेशन क्या है ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर जान लो, इट इज अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में आप क्या करते हो बेटा, कोई और चीज है, मान लो इस एल्कोहल में कोई भी और चीज है, उसको आप इवेपोरेट कर दो, पानी इवेपोरेट कर दो, धीरे 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 जब बाकी सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाएंगे तो एल्कोहल की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ओवर टाइम आप एल्कोहल कंसेंट्रेशन बढ़वाते हो ईस्ट निकालने के बाद। ईस्ट ने तो 13% एल्कोहल दे दिया, उसका काम खत्म। उसके बाद आप डिस्टिलेशन कर 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 उसका प्यूरिफिकेशन कर कर एल्कोहल का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हो। तो तब आप कहते हैं इनमें वो बेवरेजेस आती हैं जो डिस्टिलेशन से बनी है। हमने फर्मेंटेशन तो करना ही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्मेंटेशन ना हो, वो तो करना ही है। कुछ बेवरेजेस सिर्फ फर्मेंटेशन से काम चला लेती है, कुछ को उनके बाद डिस्टिलेशन भी करना पड़ता है। तो इसमें बाकी सारी जितनी भी ऑल बेवरेजेस है इसके सिवा वो यहीं पर आ रही है। चाहे आप इसमें रम ले लो, विस्की ले लो, जिन ले लो, ब्रांडी ले लो, वोडका ले लो, है ना, और जितने भी नाम तुम लोगों को पता है बाकी सारे। बस इतना याद रखना कि दो चीजें, बियर और वाइन सिर्फ फर्मेंटेशन से बनती हैं विदाउट डिस्टिलेशन, इनमें डिस्टिलेशन नहीं होता, बाकी सब में डिस्टिलेशन होता है। ईस्ट का नाम याद रखना, उसको ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, इतना याद रखना। ईस्ट यूनिसेलुलर है, ये एरियाज है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने एल्कोहल तो बना लिया, सबस्ट्रेट दिया, सबस्ट्रेट देकर हमने एल्कोहल बना लिया, सही बात है। एल्कोहल बनाने के बाद दूसरी चीज जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पर करते हैं, देखो हमने डेफिनेशन क्या दी थी, ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल चीज है, तो ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल चीज है जो हम इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। दूसरी हमारे लिए वैल्यूएबल चीज होती है एंटीबायोटिक, है ना, दारू प्लस दवा दोनों का इंतजाम हमको यहाँ पर करना होता है। तो दूसरी चीज आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में सबसे पहली लाइन जहां से एक असर्शन रीजन टाइप बन सकता है, कौन सी सेंचुरी, 20th सेंचुरी में एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई थी। कौन सी सेंचुरी की डिस्कवरी है, 20th सेंचुरी की। क्या डिस्कवरी है, एंटीबायोटिक। क्या होते हैं एंटीबायोटिक, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एनसीईआरटी लिखती है एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ। तो ये एक ऐसा केमिकल है, ये एक ऐसा केमिकल है विच इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ, विच इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रोब। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता इस चीज को समझने में कोई दिक्कत है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज करे, सिर्फ माइक्रोब क्यों, मैं ऑर्गेनिज्म लिख देती हूँ। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमको डिसीज कोज कर रहा है, उनको मारने के लिए, उनको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो इट इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रोब। इसीलिए कहा, क्या क्या कहा गया इनको, एंटीबायोटिक। ये बात हम समझते हैं। लेकिन वो डिसीज किसको कर रहे हैं, हम ह्यूमंस को। एंटीबायोटिक खाने की वजह से हमारी लाइफ बढ़ रही है, तो ऐसा लिखती है एनसीईआरटी कि फॉर ह्यूमंस इट इज प्रो लाइफ, है ना। हमारी लाइफ के तो अगेंस्ट नहीं है, हमारी तो लाइफ बढ़ा रही है। मार किसको रही है, डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को। तो उनके लिए ये एंटीबायोटिक है, बट ह्यूमंस के लिए ये प्रो लाइफ है। ह्यूमंस के लिए ये एंटीबायोटिक नहीं है, एंटी लाइफ नहीं है, हमारे लिए ये प्रोबायोटिक है या प्रो लाइफ है ना। हमारे लिए तो ये प्रोबायोटिक है या प्रो लाइफ है। तो पहली चीज तो बताई गई ये। फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, वहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हम सबको पता है, नाम फटाफट से बता दो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम सबको पता है, एक साइंटिस्ट का नाम हमको याद रखना है जिन्होंने डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी, एंटीबायोटिक। साइंटिस्ट का नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कहानी भी हम सब ने सुनी है, हिस्ट्री भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्चुअली ये एंटीबायोटिक डिस्कवरी करना चाह नहीं रहे थे। ये अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। किस पर, एक बैक्टीरिया पर। एक बैक्टीरिया पर इनकी स्टडी चल रही थी। बैक्टीरिया कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस। एक बैक्टीरिया पर इनकी स्टडी चल रही थी। बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्टेफाइलोकोकस। कोकस मतलब स्पेरिकल शेप, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। इस पर ये बढ़िया अपनी स्टडी कर रहे थे। ये एक पेट्री डिश है,
ठीक है, बैठे यहाँ पर बढ़िया बैक्टीरिया ग्रो कर रखा है, उसको रोज पढ़ते हैं। इस बैक्टीरिया से ना बहुत से लोगों को बीमारी हो रही थी, तो ये एक्चुअली इस बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे कि देखे क्या फॉर्म है इसका, क्या तरीका ढूंढ सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, है ना ये सब। तो ये रहा जी स्टेफाइलोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस की बड़ी आराम से चल स्टडी कर रहे थे। इतने में गर्मी आई तो गर्मियों की छुट्टी मनाने चले गए कि चलो ठीक है समर वेकेशन पे चले जाते हैं, और अपनी पेट्रो डिश अच्छे से धोकर नहीं गए, वॉश कर कर अच्छे से नहीं गए। जब वापस आए तो इन्होंने वापस अपनी जो है पेट्री डिशेस थी उनको स्टडी किया, बैक्टीरिया की प्लेट्स थी उनको स्टडी किया, देखा कि अरे कुछ कुछ तो रह गया, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है अभी भी इतने टाइम। तो देखा दोबारा, जब उसको देखा दोबारा तो इनको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया कि इनकी पेट्री डिशेस पे कहीं जगह बैक्टीरिया है, कई जगह बैक्टीरिया है, लेकिन कुछ ऐसा एरिया है इनकी पेट्री डिश पे जहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, जहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, और वहां पर इनको मिलता है एक मोल्ड, वहां इनको मिलता है एक मोल्ड। जब इन्होंने इस मोल्ड को स्टडी किया तो वो एक्चुअली एक फंगस निकला। जब इन्होंने इस मोल्ड को स्टडी किया तो वो एक फंगस निकला। फंगस का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। फंगस का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। साइंटिफिक नेम है तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। इसका मतलब ये जो फंगस पेनिसिलियम नोटेटम है, ये कुछ तो ऐसा टॉक्सिन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा। यानी कि तब इनका दिमाग ठनका कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, जिससे मैं लोगों को ट्रीट कर सकता हूं। तो वहां से डिस्कवरी हुई फर्स्ट एंटीबायोटिक की, जिसका नाम था पेनिसिलिन। वहां से हमें मिला फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। ये हमें किससे मिला है? ये हमें एक फंगस से मिला है। फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। ये किसको मार रहा था? स्टेफाइलोकोकस को किल कर रहा था। डिस्कवरी किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी। अब इन्होंने बेटा डिस्कवरी कर दी, काम हो गया, लेकिन इस एंटीबायोटिक का एक्सटेंसिवली यूज, या इस पेनिसिलियम का इस पेनिसिलिन का एक्सटेंसिव यूज एज एंटीबायोटिक, सच में इसको वाइड स्केल पर एंटीबायोटिक की तरह यूज करने में दो और साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो क्या लिखती है एनसीईआरटी? क्या लिखती है एनसीईआरटी? यूजिंग this antibiotic या using this toxin extensively as antibiotic, इसका सच में यूज कर पाना एज एंटीबायोटिक दो साइंटिस्ट की वजह से हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का काम हम डिस्कवरी तक ही रखते हैं, लेकिन इसका एंटीबायोटिक का की तरह यूज कर पाना दो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की वजह से हो पाया। क्या नाम था साइंटिस्ट का? पहला नाम है अर्नस्ट चेन और दूसरा नाम है हार्वर्ड फ्लोरी। ठीक है, एनसीईआरटी के नाम है, एंड अगेन वो एरिया जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक साइंटिस्ट थे हार्वर्ड फ्लोरी, दूसरे साइंटिस्ट थे अर्नस्ट चेन। इन दोनों की मदद से हम वाइड स्केल पर पेनिसिलिन को एज एन एंटीबायोटिक यूज कर पाए। इसको एज एन एंटीबायोटिक यूज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली वैसे कहाँ किया गया था? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स, है ना, ये भी लिखते हैं एनसीईआरटी कि अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम इस एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बॉक्स में लिख के याद रखनी है, दैट इज नोबेल प्राइज। इन तीनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। डिस्कवरी हमेशा याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन इस पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक की तरह वाइडली यूज कर पाना अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी की वजह से हुआ था। तो इन तीनों को, फ्लेमिंग को, चेन को, फ्लोरी को, ठीक है, तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था इस एंटीबायोटिक के काम के लिए इन द ईयर 1945। विद ईयर आप ये चीज जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहां से स्टार्ट हो गया था, यहां से हमें पता चल गया था कि माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में से हमें कोई ऐसा केमिकल मिल सकता है जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। तो फिर उसके बाद तो क्या था? उसके बाद तो हमने बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज में से और बहुत सारे अलग अलग फंगस में से हमने काफी सारे जो है केमिकल्स ऑब्टेन किए थे। पहला हमारे पास एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है, ये बात जरूर याद रखना। साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। जहां से पेनिसिलिन ऑब्टेन हुआ था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, लेकिन जब हम इसको कमर्शियल लेवल पर पेनिसिलिन हम ऑब्टेन करते हैं ना, तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से करते हैं। खैर अब उस चीज को छोड़ सकते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे क्योंकि हमारा काम उतना ही है।
उसके बाद बस इतना बताया कि एक बार क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्ट करने आ गए तो हमने बहुत सारी डेडली डिसीज का ट्रीट ढूंढ लिया था, हमने एंटीबायोटिक्स बना लिए थे। प्लेग के लिए, वूपिंग कफ के लिए, लेप्रोसी के लिए, डिप्थीरिया के लिए, लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग डिप्थीरिया हो गया, गलघोटू एंड वूपिंग कफ हो गया, काली खांसी, है ना। तो इन सब चीजों का भी ट्रीटमेंट ढूंढ लिया था। खैर यहाँ से इतना क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आया मैं फिर से बता देती हूँ, पेनिसिलिन के नाम से, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, नोबेल प्राइज से, जहां से आ सकता है। तो हमने एंटीबायोटिक्स की भी स्टडी कर ली। अब आती है तीसरी चीज जो हमने इंडस्ट्रियल लेवल पर माइक्रोब्स की मदद से बनवाई है, जो कि है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। आप ऑलरेडी ये रेड मार्क देख रहे हो, ये आपकी फंडा बॉक्स की बुक का ही टेबल मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर से मैं आपको बता दूं, आपकी फंडा बॉक्स की बुक्स में ये चीजें बहुत इजी कर दी गई हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज जाकर उस बुक का जरूर 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 यूज कीजिए। अगर आपने अभी तक अपना बुकिंग नहीं करी है बुक्स की तो जरूर ले लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वहां पर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी इस रेड मार्क से ना दूर से ही समझ में आ जाता है कि ये एक ऐसा एरिया जहां से हर बार क्वेश्चन आया है। और सच में बच्चे, ये इतने से एरिया से हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें क्या कहा है, तीन चीजें, केमिकल्स भी है, एंजाइम्स भी है और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आया केमिकल्स। केमिकल्स में एनसीईआरटी मेजरली बात करती है कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करती है। आप ये टेबल देख लो, अलग अलग माइक्रोब है जिनकी वजह से हमें अलग अलग एसिड ऑब्टेन हुए। सीधा मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलता है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है, इटैलिक्स हमने इसको लिखा है क्योंकि साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इससे हमको क्या ऑब्टेन होता है, सिट्रिक एसिड। इससे हमको क्या ऑब्टेन होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बारे में आप सब जानते हैं। एस्परजिलस से एक ग्लूकोनिक एसिड भी बनता है, बट अगेन हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे तो रहने दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। अगर किसी को भी ये चीज पढ़ते वक्त याद आ रहा है ना कि हमने कोचिंग में ये पढ़ा था, हमारे पास ये एक्स्ट्रा नोट्स है, मत पढ़ो। जितना एनसीईआरटी में है उतना याद रखो, उतना काफी है। क्वेश्चन वहीं से आता है और हर बार आता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही हमारा दिमाग बहुत छोटा है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो क्यों ना उतना याद करें जहां से सीधा सीधा हमसे पूछा जाता है, इधर उधर हम नहीं घूमेंगे। चार नाम दे रखे हैं, चार नाम हम याद रखेंगे। सबसे पहले एक फंगस का नाम दे रखा है और उसके सिवा तीन हमें बैक्टीरिया दे रखे हैं। देखो तीन बैक्टीरिया मैच करने ना बड़े सिंपल है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटी। तो एसिटिक एसिड मैच कर पाएंगे, इतना तो हम इजीली कर लेंगे। एसिटोबैक्टर एसिटी को किससे मैच कर देंगे, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। यूज तो आप लोगों को पता ही है, एसिटिक एसिड किस में है, सिरका विनेगर के अंदर होता है। फिर आप देखो नाम क्या है, क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइरिकम। अब ये ब्यूटाइरिकम है तो क्या बनाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड। ऐसी चीजें तो हम मैच कर लेंगे और हमें चार ऑप्शन में दिख जाएगा। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइरिकम को किससे मैच करेंगे, ब्यूटारिक एसिड। ये क्या करता है, रैंसिडिटी ऑफ बटर। ये क्या करता है, रैंसिडिटी ऑफ बटर। बेटा कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अगर किसी की मम्मी घर पे मक्खन बनाती है तो उन्होंने तो पक्का से देखा होगा, बाजार से जो आप मक्खन लाते हैं, जो आप बटर लाते हैं, वो ऑलरेडी येलो कलर का होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, सारी चीजें। घर पे जो मक्खन बनता है उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करते, तो जब जो ताजा मक्खन बनता है वो व्हाइट कलर का बनता है। कुछ दिन बाद उसको मम्मी हमेशा देखना कहेगी, अच्छा खासा डालो और यहीं खत्म कर लो। एक दिन दो दिन मैक्सिमम उसको खत्म कर लिया जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा रख दिया तो वो पीला पड़ने लगता है, उसमें एक स्मेल आने लगती है, खराब हो जाता है वो मक्खन। एक्चुअली कुछ नहीं, फर्मेंटेशन हो गया होता है, जो किसने किया होता है, इस बैक्टीरिया ने किया होता है। तो ये जो ब्यूटारिक एसिड उसके अंदर बनता है उसकी वजह से वो खराब होता है। दैट इज नोन एज रैंसिडिटी ऑफ बटर, ठीक है। तो ब्यूटारिक एसिड आपसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आपसे पूछ रहे ब्यूटारिक एसिड बना कौन रहा है, तो ब्यूटारिक एसिड कौन बना रहा है, क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम। फिर आपके पास नाम आ रहा है लैक्टोबैसिलस। ये तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ही पढ़ा था, घर पे दही बनानी है, दूध से दही बनानी है, लैक्टिक एसिड बनता है फर्मेंटेशन से। कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस। तो तीन बैक्टीरिया है, एक ही फंगस है एस्परजिलस नाइगर, याद रखना वो क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। इतना तो मुझे आप सब पर यकीन है कि आप इजीली मैच कर लेंगे ये चीज, है ना। तो हमने केमिकल्स देख लिए। केमिकल्स के बाद हमारे पास आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स एनसीईआरटी ने तीन दे रखे। एक दे रखे लाइपेज, एक दे रखे पेक्टिनेज और प्रोटीएज, और एक दे रखे स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। देखो लाइपेज, लाइपेज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था, लिपिड तोड़ेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, लिपिड तोड़ेगा। तो ये क्या करता है, कोई भी ऑयली स्टेन है जो कि आपके कपड़ों पर चिपक गए हैं, है ना, लॉन्ड्री में, उसको रिमूव करना है, तो हम डिटर्जेंट बनाते टाइम उनमें लाइपेसेस डालेंगे ताकि कपड़ों में से जो है फैट ऑयली स्टेन्स को रिमूव किया जाए, लिपिड को तोड़ा जाए, सीधी सी बात है। तो ये फंक्शन तो हम बहुत सिंपली यहाँ पर मैच कर सकते हैं, है ना, कि डिटर्जेंट बनाना है
ऑयल फैट को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें कह रहे हैं पेक्टिनेज प्रोटीज, नाम से समझ में आ रहा है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। इसका यूज एनसीईआरटी बताती है क्लैरिफाई बॉटल्ड जूस। बेटा देखो सिंपल सी बात है, कभी आपने रोड साइड ऐसे गन्ने का जूस निकालते किसी को देखा, जो अभी अभी आपको फ्रेश ग्लास एकदम फ्रेश कप गन्ने का जूस या मौसमी का जूस या ऑरेंज जूस आपको बना कर दे रहे हैं, और एक आता है आपके पास टेट्रा पैक रियल जूसेस, ऑरेंज के भी, लीची के भी, अलग अलग फ्रूट्स के आ रहे हैं। जो फ्रेश जूस मिलता है ना, उसमें सिर्फ लिक्विड नहीं होता, उसमें आपको पल्प भी मिल रहा है साथ में, है ना, सब्सटेंस भी मिल रहा है आपको, पल्प भी मिल रहा है। लेकिन जो बॉटल्ड जूसेस होते हैं, जो टेट्रा पैक में होता है, कभी उसमें मुंह में कुछ आता है? कुछ नहीं आता, वो एकदम प्लेन लिक्विड है, बस फ्लेवर आ रहा है, बाकी का बाकी लिक्विड है। तो जब उन बॉटल्ड जूसेस के अंदर जो पल्प रहता है, जो प्रोटीन पार्ट रहता है उस फ्रूट का, चाहे वो ऑरेंज का है ना, जो जो भी फ्रूट जूस आप पी रहे हैं, उसका जो भी प्रोटीन पार्ट है, बॉटल्ड जूस बनाते वक्त उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो वो एकदम क्लैरिफाई हो जाता है। तो वहां यूज होता है पेक्टिनेज या प्रोटीनेज का। तो ये चीजें ना बहुत सिंपल है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है। लाइपेज है तो ऑयली स्टेन हटाना है तो डिटर्जेंट में डाल दो, प्रोटीज है तो बॉटल जूस को क्लैरिफाई करना है क्योंकि पल्प को डाइजेस्ट करना होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है बच्चे, स्ट्रेप्टोकाइनेज। सबसे पहले याद रखना कौन से बैक्टीरिया से ये आपको मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम स्ट्रेप्टोकोकस से ये एंजाइम ऑब्टेन कर पाए, क्योंकि उसके जीन में प्रॉपर्टी थी एंजाइम बनाने वाली। नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो पहला आप याद रखेंगे बैक्टीरिया का नाम। दूसरा, ये एंजाइम करता क्या है, इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। कभी कोई क्लॉट अगर इकट्ठा हो रहा है ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है ब्लड अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन ना कर पा रहा हो, तो ये उस क्लॉट को रिमूव करने का काम करता है। आप डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आनंद सर के साथ पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ब्लड वेसल है, उसके अंदर कोई क्लॉट इकट्ठा हो गया है और इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या ब्लड ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो इट कैन कॉज हार्ट अटैक, है ना, क्योंकि हार्ट की मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको आप मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से भी पढ़ते हो। तो अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा है, या उसने अभी सफर किया मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से, और वो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, तो आप सबसे पहला जो इंजेक्शन उसको लगाते हो ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज का लगाते हो, क्योंकि वो एक बार के लिए सारे क्लॉट बर्स्ट कर देगा और इनफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हार्ट की मसल्स तक होने लगेगा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन स्ट्रेप्टोकाइनेज से आएगा, सीधा मैच द फॉलोइंग होगा। एक तरफ स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया होगा, या तो दूसरी तरफ क्लॉट बस्टर दे देंगे या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन दे देंगे। मजा आता है एग्जामिनर को इन दोनों चीजों से मैच करवाने में, तो याद रखना है इसको। ठीक है, तो आपने 3 एंजाइम पढ़े। लाइपेज बहुत सिंपल डिटर्जेंट्स में, पेक्टिनेज बहुत सिंपल अगेन क्लैरिफाई बॉटल चूज करने के लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ये क्लॉट बस्टर होता है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सफर करने वाले पेशेंट्स को स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाया जाता है। 3 सिंपल से एंजाइम थे, बढ़िया। उसके बाद आता है एकदम गेम चेंजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। अभी मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगी और आपको पता चलेगा कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। 2 ऐसे इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, माइक्रोब से मिल रहे, दोनों फंगस है, फंगस एक ईस्ट है, दोनों फंगस है। ठीक है, सबसे पहला आपके पास आ रहा है मोनास्कस परप्यूरियस, ईस्ट है ये, है ना, ये भी फंगस है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी फंगस है, 2 नाम है। ठीक है, ट्रिक मेरे पास है जो मुझे हेल्प करती है याद करने में, अगर ये निमोनिक्स आपके काम आता है तो बहुत बढ़िया, जिनको डायरेक्टली याद रहता है और भी बढ़िया। जितने हो सके निमोनिक्स कम याद किया करो, कोई फायदा नहीं है, उतना पैनिक होता है ना उन 3 घंटों में कि हम ऑलरेडी घबरा जाते हैं। पर अगर ये आपकी मदद कर सकता है तो सुन लो, क्योंकि मुझे हमेशा से इसने मदद की है। ट्रिक मेरे पास क्या रहती है, मोना स्टार्टेड लर्निंग ट्राई साइकिल इमीडिएटली। क्योंकि क्या है ना, इन दोनों में कौन सा फंगस कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बना रहा है, इसमें मैं अक्सर कंफ्यूज होती थी, पर इसके बाद मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ। तो इफ इट हेल्प्स यू तो बहुत बढ़िया बात है। मोना क्या है, मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट का नाम है। ये ईस्ट क्या बनाती है, एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम है स्टैटिन। एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन का काम क्या होता है, एल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करना, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करके रखता है। एनसीईआरटी बताती है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम करके रख रहा है, क्या बोलती है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है विद, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है किसका, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग एंजाइम का, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग
एंजाइम का। यानी जो एंजाइम आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना रहा होगा, मान लेते हैं ये वाला एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट आकर बैठता है और एंजाइम उससे कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यही होता होगा। अब क्या करता है ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है, सबस्ट्रेट को बैठने ही नहीं देता, तो कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं। तो आपकी बॉडी में, जिस पेशेंट की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उनको स्टैटिन की मेडिसिन दी जाती हैं, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करके रखता है। अगर आपने सुना हो तो अगर किसी भी पेशेंट के स्टंट होता है ना, या बाईपास सर्जरी हुई होती है, उनको हमेशा ये स्टैटिन लेना होता है। मेरे कुछ रिलेटिव्स में, इसलिए मैं बात जानती हूँ, जितना अवेयरनेस रखोगे ना आपने, तो ये सारी चीजें करनी है अब जाकर, तो आपको तो अच्छे खासे तरीके से इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये स्टैटिन हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, एक ईस्ट से ऑब्टेन हुआ है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। तो उस मोनास्कस परप्यूरियस ने स्टैटिन दिया। स्टैटिन का हम यूज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करके रखने के लिए। दूसरा हमारे पास एक फंगस होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम हमको क्या बनाकर देता है, साइक्लोस्पोरिन। क्या बनाकर देता है, साइक्लोस्पोरिन, ये केमिकल बनाकर देता है। और साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, इम से आपको याद रखना है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। और इसका आप यूज तब करते हो जब आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना हो, किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना हो। मान लो किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है। अब जो ऑर्गन आप पेशेंट के अंदर डाल रहे हो किसी दूसरे डोनर से लेकर आए हो, अब वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये कोई एलियन चीज आ गई, इम्यून सिस्टम लड़ने की कोशिश करता है। तो उस टाइम अक्सर ऐसा होता है कि वो फॉरेन चीज रिजेक्ट कर दी जाती है, वो ऑर्गन आपका पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। कोशिश की जाती है उस टाइम आपके पेशेंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस करने की, ताकि वो बहुत ज्यादा उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाए। तो एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या हो सकता है, साइक्लोस्पोरिन, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मदद कर सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत 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 अच्छे से याद रखनी है। एक आपके पास है मोनास्कस परप्यूरियस, दूसरे आपके पास है ट्राइकोडर्मा। एक स्टैटिन बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम करके रखेगा, दूसरा साइक्लोस्पोरिन बनाएगा और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मदद करेगा। तो ये तीनों चीजें, चाहे केमिकल्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, या फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखो बेटा, 2023 में हमें नहीं मिला है, पर क्वेश्चन आपको 2022 में, 21 में, 20 में, 19 में यहाँ से क्वेश्चन 2 बार आया था। मैं एडिशनल आपके लिए 17 भी लेकर आई हूँ। 23 में नहीं आया था, बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इसके आने के चांस है, क्योंकि ये लगातार आया हुआ है। ऐसा टॉपिक छोड़ने वाला तो नहीं बनता है ना। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके आपको लगेगा कि काफी सिंपल है, क्योंकि सच में सिंपल ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। Identify the microorganism which is responsible for production of an immunosuppressive molecule cyclosporin A। सबसे पहली साइक्लोस्पोरिन ए आ गया। तो ट्राईसाइकिल साइक्लोस्पोरिन ए किसने बनाया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। जस्ट अभी आपने मेरे साथ देखा था कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आंसर क्या होगा, बी। इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखो जरा अच्छे से, नाइगर सिट्रिक एसिड याद है, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड। सीधा मैंने मैच करना बताया था और डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में आपके पास आया था। तो आंसर क्या होगा, 3142, यानी कि बी, यानी कि बी। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। आगे देखिए जरा, 2020 में कैसा क्वेश्चन आया था, फिर से मैच द फॉलोइंग आता है। इनको मजा आता है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछने में। अब आपके लिए तो सॉल्व करना वैसे भी इजी हो जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग देखो फिर से, ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाता है, साइक्लोस्पोरिन, मोनास्कस परप्यूरियस स्टैटिन बनाता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है, और नाइगर सिट्रिक एसिड। तो 2143 हो गया, 2143 हो गया। अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन कोई आ सकता है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो जरा क्वेश्चन 2019 में 2 क्वेश्चन है। पहले ये है, क्या कह रहे हैं, कमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या है, स्टैटिन है। मोनास्कस परप्यूरियस ने स्टैटिन बना के दिया, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, कमर्शियली वही यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग आया था यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है, दही बनाता है, पढ़ा था हमने। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को बेकर यीस्ट भी कहते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल भी बनाता है और ये ब्रेड भी बनाता है, ये बात बताई मैंने आपको। नाइगर का काम है सिट्रिक एसिड बनाना, और एसिटी का काम है एसिटिक एसिड बनाना। हो गई मैचिंग, बस चीज नहीं आया यहाँ पे,
चीज नहीं आया यहाँ पे। अब चीज के लिए आप अलग अलग चीज पढ़ते हो, फंगस भी पढ़ते हो, बैक्टीरिया भी पढ़ते हो। प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानी भी चीज बना रहा है, और पेनिसिलियम रोकफोर्टी भी चीज बना रहे हो, तो वहां तो आप दोनों नाम पढ़ते हो, बट यहाँ पर हमने मैच कर लिया। 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, ऑप्शन ढूंढो, सी होगा। सी होगा, सिंपल है बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। एक बोनस क्वेश्चन 2017 का भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको करेक्टली मैच्ड यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आ रहा है मिथेनोबैक्टीरियम। क्या मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड बनाएगा? नहीं। आपने देख लिया लैक्टोबैसिलस बनाता है, बहुत बार देख लिया, अब तो लैक्टोबैसिलस बनाता है। वैसे भी मिथेनोबैक्टीरियम का काम मिथेन बनाना है ना, मिथेन बनाना है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाता है, क्या वो एसिटिक एसिड बनाएगा? नहीं। एसिटिक एसिड कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, देखा था हमने। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या अल्कोहल बनाता है? ये हमने देखा था, ईस्ट है जो अल्कोहल बनाता है, यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था। फिर हमें कह रहे हैं एसिटोबैक्टर एसिटी एंटीबायोटिक बनाता है, नहीं, एसिटिक एसिड बनाता है, सीधी सी बात है, एंटीबायोटिक तो पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा टॉपिक, ऐसे टॉपिक तो कर लो यार, फटाफट से कर लो, जितनी बार हो सकता है कर लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए और फिर भी हम छोड़ें तो बहुत दुख होगा, तो उस रिग्रेट में नहीं जाना है, पहले अच्छे से तैयारी कर लेनी है। मैं कल फिर से आपको मिलूंगी, लेकिन मैं फिर से आपको याद भी दिलवाना चाहती हूँ कि कल हम फंडा बॉक्स चैनल पर सुबह 7 बजे मिलेंगे, आनंद मनी चैनल पर नहीं, है ना। तो कल मैं वहां आपसे मिलूंगी, सब रहना मेरे साथ। सुबह 7 बजे 7 AM एक और नया फंडा मिलके डिस्कस करेंगे, और PYQ में देखेंगे कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग। आई विल सी यू सून।